तो हे गाइस, मुझे पता है इस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, भाई सान पट्टी मारने के लिए क्या चश्मा लगा लिया है। भाई मेरा इंटेंशन सान पट्टी का नहीं था। जब मैं डॉक्टर के पास गया किसी और प्रॉब्लम से, तो उन्होंने मेरी आंखें भी चेक की, तो उन्होंने बताया यार मतलब कर क्या रहे हो। तो मैंने कहा यूट्यूब पर वीडियो बना, तो मतलब सेम कैरी मिनाटी वाली फीलिंग आ रही थी मुझे उस टाइम पे। बट उन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा लाइट का इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने कहा हाँ लाइटिंग तो बहुत हार्ड है, बट आंखें तुम्हारी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई। तो गाइस इसलिए उसने मतलब डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि गूगल्स का इस्तेमाल करो। यार कोई इंटेंशन मेरा ये नहीं है कि सान पट्टी मारो, कोई भाई गलत मत समझना। मैं बता रहा हूँ, मैं आंखों की सेफ्टी के लिए लगाए हुए हूँ, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे कि ये मतलब ओल्ड है बिल्कुल, मतलब इसमें स्क्रैच टाइप के हैं बहुत सारे। तो यार प्लीज़ यार गलत मत समझना, और अगर आपको गलत लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड अगर आप एग्री करते हो तो भी कमेंट में बताना कि यस आपने बिल्कुल सही किया। क्योंकि यार मतलब वीडियो तो बन जाएगा, बट अपनी सेफ्टी भी तो जरूरी है यार। आंखें चली जाएंगी क्या करेंगे हम, सही है कि नहीं? आप लोग कमेंट में बताना प्लीज़। और जो सपोर्ट करेंगे यार थैंक यू दिल से। एंड लाइक कर देना वीडियो को। एंड स्टोरी को हम देखते हैं कि आगे आखिर होने क्या वाला है, और मज़ा आएगा देखकर स्टोरी में आखिर चलने क्या वाला है। सच में नेक्स्ट लेवल होने वाली है स्टोरी, को मज़ा आ जाएगा देखकर कि आगे आखिर स्टोरी में होने क्या वाला है। तो भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस स्टोरी में होने क्या वाला है। प्लीज यार लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, तो कर देना भाई। चलिए उसका दामाद नहीं आया या फिर रायज़ादा परिवार से कोई नहीं हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। आहान और शनाया 10 मिनट से कम टाइम में वहाँ पर पहुँच गए। जैसे ही अंजना ने उन्हें आते हुए देखा, वो व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही चिल्लाने लगी, यही है वो जिसने मुझे मारा था। लगता है एक टांग इंजर करवा कर तुम्हें चैन नहीं मिला है। आहान ने रूखी आवाज में कहा। उसे लगा था कि जो भी स्काई राइज इंटरनेशनल में हुआ था उसके बाद अंजना ने अपना सबक सीख लिया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो बदला लेने अपने भाई को ले आई थी। भाई इसकी जान ले लो, इसने तुम्हारी बहन के साथ ऐसा किया है, इसे ऐसे ही मत जाने देना, अंजना ने कहा। जब उसके भाई ने कोई एक्शन नहीं लिया तब वो बार बार अपने भाई को अटैक करने के लिए कह रही थी। शट अप, अंजना का भाई चिल्लाया। अंजना को समझ नहीं आ रहा था कि उसके भाई ने उसे चुप रहने के लिए क्यों कह दिया था। इस वक्त अंजना के भाई को देखकर आहान मुस्कुरा रहा था और अंजना का भाई आहान को देखकर हैरान था। तो तुम हो इसके भाई? आहान ने कहा। उसे नहीं लगा था कि वो उस आदमी से आज फिर से मिलेगा जिससे वो कुछ दिन पहले मिला था। मिस्टर आहान, आप यहाँ कैसे? अंजना के भाई ने आगे झुककर मुस्कुराते हुए पूछा। दरअसल अंजना का भाई कोई और नहीं बल्कि देव शर्मा था। देव और आहान गीत कपूर की बर्थडे पार्टी में मिले थे। वहाँ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद देव और वरुण समझ गए थे कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, इसलिए उन्होंने आहान के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी। देव जानता था कि यामिनी झूठ नहीं बोल रही थी। आहान सच में रायज़ादा फैमिली का ही था, वरना उस दिन पार्टी में जो कुछ हुआ था उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। मेरे मॉम और पापा को तुमने मारा है? आहान ने पूछा। आहान के सवाल से देव के माथे पर पसीना आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान सबसे पहले ये बात करेगा। वो दरअसल मैं शायद हुआ ये। देव कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो अपनी बहन को घूरने लगा। उसकी वजह से आज वो आहान से पिटने वाला था। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, आहान चिल्लाया। मिस्टर आहान, वो हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो गई थी, देव ने डरते हुए कहा। गलतफहमी? यामिनी ने हैरान होते हुए कहा। तुम लोग मुझे और शेखर को मारना चाहते थे और अब कह रहे हो कि गलतफहमी हो गई है? ये क्या बात हुई? यामिनी ने कहा। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। देव एक्सप्लेनेशन देना चाहता था। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने हमें मारने की कोशिश की थी, अब तुम इतनी आसानी से तो यहाँ से बच के नहीं जा सकते, यामिनी ने कहा। देव समझ गया था कि यामिनी उससे बदला लेकर रहेगी, इसलिए देव ने सोचा कि पहले ही माफी मांग ले और खुद को बचा ले। अच्छा ठीक है, आप कैसे बदला लेना चाहती हैं अब? देव ने कहा। वो जानता था यामिनी की बात नहीं मानी तो आहान आज उसे जाने नहीं देगा। थप्पड़, अपने आप को थप्पड़ मारो।
यामिनी ने कहा। यह सुनकर देव हैरान हो गया। उसके मुंह से निकला, थप्पड़? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? यामिनी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देव ने कहा और अपने आप को एक तेज थप्पड़ मारा। अब ठीक है, देव ने कहा। उसने अपने आप को धीरे थप्पड़ नहीं मारा था। नहीं, एक थप्पड़ से क्या होगा? जब तक मैं रुको ना बोलूं, तब तक अपने आप को थप्पड़ मारते रहो, यामिनी ने कहा। ये बात सुनकर देव ने आहान की तरफ देखा। आहान ने कुछ नहीं कहा। इस मामले में वो भी वैसे कुछ नहीं बोल सकता था। तुम मेरे हिसाब से करोगे या आहान के हिसाब से? ये मैटर सॉल्व करना है तुम्हें, यामिनी ने देव से कहा। वो जानती थी कि उसकी बात वो नहीं टालेगा। मैं आप जो बोलेंगी वो कर रहा हूं, देव ने कहा और अपने आप को मारना शुरू किया। 1 2 3 4। ऐसा करते करते देव ने अपने आप को 12 थप्पड़ मारे थे। उसका गाल बिल्कुल लाल हो गया था और अपने ही हाथ के निशान उसके गाल पर साफ नजर आ रहे थे। उसके होंठ के किनारे से खून भी आने लगा था। अपने आदमियों के सामने अपनी ऐसे बदनामी की वजह से देव को बहुत शर्म आ रही थी। अंजना अपने भाई को ऐसे देखकर बिल्कुल हैरान थी। जो आदमी हमेशा चौड़ में घूमता था, आज एक ऑर्डिनरी से लड़के की वजह से अपने आप को ऐसे मार रहा था। देव, अंजना ने मायूस होते हुए कहा। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो आहान की आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये सब देखकर यामिनी को बहुत मजा आ रहा था। जब उसकी एक्साइटमेंट कम होने लगी, तब उसने कहा, अच्छा बस अब रुक जा। बस, देव ने कहा और रुक गया। पहले यामिनी ने सोचा था कि वो देव के साथ बहुत बुरा करेगी, पर क्योंकि अब देव उसकी बात मान गया था, इसलिए उसने देव को माफ कर दिया। थैंक यू, देव ने कहा और फिर से आहान की तरफ देखा। मिस्टर आहान, उसने ऐसे बोला जैसे वो बिना आहान के ऑर्डर के कुछ करेगा ही नहीं। गेट लॉस्ट, आहान ने कहा। देव ने इस वक्त यामिनी की हुई बेइज्जती बर्दाश्त कर ली थी, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पर उसने ठान लिया था कि अगर फ्यूचर में कभी उसे मौका मिले तो वो यामिनी से अपना बदला लेकर रहेगा। थैंक यू मिस्टर आहान, थैंक यू, देव ने कहा और अंजना को लेकर शेखर के वार्ड से बाहर आ गया। जैसे ही देव वार्ड से बाहर निकला, उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आज की बदनामी वो भूलने वाला नहीं था। देव, अंजना ने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे कहा। वहाँ जो कुछ भी हुआ था, उसके पीछे का कारण अंजना को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। बाहर चलकर बात करते हैं, देव ने कहा और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आ गए। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आए, अंजना ने पूछा, देव, और लड़का कौन है? उसकी आइडेंटिटी क्या है? अंजना की नजर में देव ऐसा आदमी था जो कुछ भी कर सकता था और कभी डरता नहीं था। पर आज जो अंजना ने देखा था, उससे वो बिल्कुल हैरान हो गई थी। वो रायज़ादा फैमिली से है, देव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रायज़ादा फैमिली? क्या रायज़ादा फैमिली बहुत स्ट्रांग है? वरुण चौबे की फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रांग? अंजना ने पूछा। वो अपनी दुनिया में इतना मस्त रहती थी कि उसे ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। उसे वरुण चौबे के बारे में सिर्फ इसलिए पता था क्योंकि आहान को मारने के लिए देव जी ने लाया था, वो वरुण के ही आदमी थे। देव पागलों की तरह हंसने लगा। देव ने हंसते हुए कहा, रायज़ादा फैमिली एशिया की सबसे पावरफुल फैमिली है। चौबे फैमिली तो क्या, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। सब शेर हैं तो वो सवा शेर हैं, देव ने कहा। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से देव वरुण की मदद नहीं मांग पाया था। वो जानता था कि आहान के बारे में जानने के बाद वरुण भी उसकी मदद करने से पीछे हट जाएंगे। देव सिर्फ वरुण का चमचा था और चमचे के लिए वरुण आहान से दुश्मनी नहीं लेने वाला था। देव ने गहरी सांस ली और फिर वरुण को कॉल किया। यंग मास्टर वरुण, मुझे आहान की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है, देव ने कहा। अच्छा, क्या पता चला है?
वरुण ने पूछा। वो रायजादा फैमिली से है, नई दिल्ली और मनाली उसका बेस है। देव ने कहा। क्या तुम श्योर हो इस बारे में? वरुण ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ मैं श्योर हूँ, मैं अभी उससे हॉस्पिटल में मिला था। इतना कहकर देव ने वरुण को सब कुछ बता दिया। क्या? उसने कुछ ही सेकंड्स में 20 आदमियों को जमीन पर लेटा दिया था? वरुण ने पूछा। हाँ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर है, देव ने कहा। देव जिस फाइटर को लेकर गया था, अगर वो आहान पर अटैक करता तो फिर वो वहां से जिंदा वापस शायद ही निकल पाता। मैं समझ गया, वरुण ने कहा। वो जानता था कि आहान सिर्फ एक फाइटर नहीं है, बल्कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटर है। उसके स्किल्स कम से कम स्टेज 2 के फाइनल लेवल की मार्शल आर्टिस्ट की थी। मेरी बात सुनो, अभी के लिए इसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, वरुण ने कहा। वो ये बात सबसे पहले गैंगटॉक चेंबर ऑफ कॉमर्स को बताना चाहता था। अगर आहान सच में रायजादा फैमिली से था तो वो कपूर मैंशन में जरूर इस गैम्बलिंग की वजह से ही आया था। ओके, देव ने कहा। इसके बाद उसने फोन कट कर दिया था। उधर शेखर के वार्ड में यामिनी परेशान हो रही थी। मुझे उससे पैसे मांग लेने चाहिए थे, अच्छे खासे परिवार के तो थे ही। अगर शेखर के हॉस्पिटल बिल्स दे देते तो हमारा काम आसानी से हो जाता, यामिनी ने कहा। इस वक्त वो अंजना और देव से पैसे मांगने की बात कर रही थी। पापा, आप ठीक हैं? आहान ने यामिनी की बात को इग्नोर करते हुए शेखर से पूछा। कुछ ही घंटों में पहले शेखर को कुत्ते ने काटा था और फिर उसे देव के आदमी ने बेड से नीचे गिरा दिया था। मैं ठीक हूँ, शेखर ने कहा। आहान, तुम्हारा उस आदमी के साथ क्या रिश्ता है? शेखर ने पूछा। देव की शक्ल उसे साफ नजर आ रहा था कि उसे आहान से बहुत डर लग रहा था। कुछ नहीं, हम बस पहले एक बार मिले हैं, आहान ने कहा। एक बार में उसे तुमने इतना क्यों डरा दिया था? उसे तुमसे इतना क्यों डर लग रहा था? शेखर ने पूछा। देव ने आहान के रायजादा फैमिली से होने का कोई सवाल नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान के नाम से ही डर रहा था। शेखर, जो हो गया उसे जाने दो, ये सब पास की बातें हैं, यामिनी ने बीच में कहा। इसके बाद उसने आहान से कहा। आहान, तुम मेरे लिए एक जॉब ढूंढ सकते हो? जॉब? ये सुनकर सब हैरान थे। मॉम, आपको जॉब क्यों चाहिए? शनाई ने पूछा। क्यों, क्या मैं जॉब नहीं कर सकती? यामिनी ने कहा। ऐसा नहीं है, पर शनाई ने कहा, पर यामिनी ने उसे बीच में रोक दिया। जैसा भी है, मुझे जॉब चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, मुझे बस किसी कंपनी में सीईओ बनना है, यामिनी ने कहा। आहान से रिश्ता टूट जाने से पहले यामिनी उसका पूरा फायदा उठाना चाहती थी। यामिनी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसे ही कैसे सीईओ बन सकती हो? शेखर ने कहा। तुम चुप रहो, यामिनी ने कहा। हाँ आहान, मुझे किसी कंपनी का सीईओ बना दो, यामिनी ने आहान से कहा। कंपनी सीईओ, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आहान ने अपने मन में सोचा। यामिनी, ऐसे कोई सीईओ नहीं बन सकता, शेखर ने कहा। जो क्या प्रॉब्लम है? रायजादा फैमिली के अंडर तो वैसे भी बहुत सारी कंपनीज है। आहान, मुझे किसी भी एक कंपनी का सीईओ तो बना ही सकते हो ना, यामिनी ने कहा। उसने इतने साल में जो भी सही कहा था और सहा था, वो इस बार आहान से सबका हिसाब बराबर करना चाहती थी। यामिनी चाहती थी कि उसे नाम, रुतबा और शोहरत सब मिले। आहान, तुम ऐसा कर सकते हो ना, यामिनी ने आहान से पूछा। वो यामिनी को अच्छे से जानता था, इसलिए उसे पता था कि यामिनी क्या सोच रही है। वो अगर चाहता तो अब भी यामिनी जैसी औरत को रायजादा बिजनेस का सीईओ बिल्कुल नहीं बनाता। नहीं, आहान ने सीधा सीधा जवाब दिया। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यामिनी ने पूछा। बस मैं ऐसा नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। हाँ, क्या हो रहा है? थोड़ा तो कुछ, यामिनी ने कहा और कुछ बड़बड़ाने लगी। वो आहान का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। वो उससे किसी न किसी तरह अपना काम निकाल कर ही मानेगी। इसके बाद वार्ड में कोई बात नहीं हुई।
और अहान वार्ड से बाहर आ गया। कुछ देर हॉस्पिटल में रहने के बाद अहान वहां से बाहर आ गया और रॉयल विला जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसके पास रक्षित का फोन आया। अहान, कहाँ हो तुम? रक्षित ने पूछा। हाँ, हॉस्पिटल में हूँ। अहान ने कहा। हॉस्पिटल? सब ठीक है ना? रक्षित ने कहा। हाँ, दरअसल अहान ने रक्षित को सब कुछ बता दिया। देव शर्मा, वो वरुण चौबे का चमचा? रक्षित ने कहा। हाँ, अहान ने कहा। उसे तो मैं एक बार गैम्बलिंग खत्म हो जाए फिर बताता हूँ। रक्षित ने कहा। वो देव से नफरत करता था क्योंकि देव हमेशा बाहर के लोगों की चापलूसी करता था। इन सब बातों को रहने दो, तुमने फोन क्यों किया? अहान ने पूछा। वो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि क्या है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। रक्षित ने कहा। रक्षित अहान को क्या देना चाहता था? जॉन। यामिनी चाहती थी कि अहान उसे किसी राज़ादा बिजनेस का सीईओ बना दे। वो अहान का पूरा फायदा उठाना चाहती थी, पर अहान उसे मना कर देता है। जब अहान घर जाने के लिए निकलता है तब उसके पास रक्षित का फोन आता है जो उसे कुछ देना चाहता है। अहान, मैं तुम्हें आने वाली फाइट के लिए कुछ देना चाहता हूँ। रक्षित ने कहा। क्या देना चाहते हो? अहान ने पूछा। एक तलवार। रक्षित ने कहा। तलवार? अहान ये सुनकर हैरान हो गया। वो तलवार तुम्हारे गुरु ग्रैंड मास्टर नारायण की है। रक्षित ने अहान से कहा। रक्षित, तुम मुझे गुरुजी की तलवार क्यों देना चाहते हो? इस वक्त अहान की आंखें बड़ी हो गई थी और वो बहुत हैरान था। ये बात तुम्हें हमारे अलायंस के हेड से पूछनी पड़ेगी, रक्षित ने कहा। रक्षित ने अहान को बताया कि वॉर अलायंस के हेडक्वार्टर्स में टॉप 3 की पोजीशन पर थे और पनिशमेंट सेगमेंट के हेड थे। अहान को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसे नारायण की तलवार क्यों दे रहा था। अहान, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? अलायंस हेड तुम्हें ये तलवार इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि कल से तुम्हारा गैम्बलिंग मैच है और तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है, रक्षित ने कहा। अहान ने कहा, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे तलवार की क्या जरूरत है। अहान, यह तलवार तुम्हारे गुरुजी की है। हमारे पास बहुत सालों से ऐसी ही रखी हुई है। अब वो हमारे पास रखी है, इससे बेहतर है कि तुम उसे रख लो, रक्षित ने कहा, जैसे उसने भांप लिया था कि अहान इस वक्त क्या सोच रहा है। वो तलवार बहुत वक्त से वॉर अलायंस के पास थी। लास्ट टाइम जब उसे नारायण से यूज किया था वो तब था जब उसने ब्लैक निंजा और गोल्ड आर्मर सेक्ट पर अटैक किया था। तब वहां पर खून की नदियां बही थी और उसके बाद से उसे तलवार को किसी ने छुआ नहीं था। रक्षित, मैं जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि मैं गुरुजी की तलवार डिजर्व करता हूं, अहान ने कहा। तलवार वॉर अलायंस के पास जरूर थी, पर उसे किसी ने यूज नहीं किया था। अब अगर अहान वो तलवार एक्सेप्ट कर लेता तो उसे भी नारायण जैसा समझा जाता, पर अहान उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं समझता था। नारायण दुनिया में सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर थे और सब लोग उनको लोहा मानते थे। ऐसे इंसान की तलवार अहान कैसे ले सकता था? अहान, तुम अपने आप को इतना छोटा क्यों समझते हो? तुम नारायण सर के लास्ट स्टूडेंट हो और इस तलवार के हकदार भी, रक्षित ने कहा। वो अहान की बात का मतलब समझ गया था और अहान को तलवार लेने के लिए मना रहा था। इसके अलावा रक्षित को डर था कि गैंगटॉक चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास स्पोर्ट्समैन थे, तो अगर अहान बिना किसी हथियार के वहां जाता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए रक्षित चाहता था कि वो ये तलवार ले ले। अलायंस हेड अहान को तलवार सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो नारायण का स्टूडेंट था, बल्कि इसलिए भी देना चाहते थे क्योंकि वो कैपेबल था। अगर अलायंस हेड को लगता है कि अहान इसके लायक नहीं है तो फिर वो ये तलवार अहान को कभी नहीं सौंपते। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अहान रक्षित की बात मान गया और तलवार लेने के लिए मान गया। रक्षित, अगर ऐसी बात है तो फिर आपको मुझे तलवार देने आना पड़ेगा, अहान ने कहा। रक्षित के इतना बोल देने के बाद अगर अहान नहीं मानता तो ये रक्षित की और अलायंस हेड की इंसल्ट होती। ठीक, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ, रक्षित ने कहा। आधे घंटे में रक्षित हॉस्पिटल पहुंच गया। अहान वहां पर उसी का इंतजार कर रहा था।
रक्षित ने जब उसे वो तलवार दी और आहान ने उसे पहली बार हाथ में लिया, तब उसकी आंखों में चमक आ गई। ये तलवार शीशे की तरह चमक रही थी। डिवाइन स्वॉर्ड, रक्षित ने कहा। नारायण सर इसे डिवाइन स्वॉर्ड बुलाते थे, तब से इसका नाम वही है। उस जमाने के सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड मास्टर ने इसे बनाया था। इसकी क्वालिटी के टक्कर की आज तक कोई और तलवार नहीं बनी है। इसे देखकर दूर से ही लोग डर जाते हैं। इस तलवार से किसी का सर धड़ से अलग कर देना बहुत आसान है, रक्षित ने आहान को बताया। ये सब सुनकर आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थी और वो बहुत खुश था। ये काफी दमदार तलवार है, आहान ने कहा। आहान मार्शल आर्ट्स के अलावा स्वॉर्ड आर्ट के बारे में भी जानता था, और उसके पास कोई तलवार नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो तलवार खरीदना नहीं चाहता था या फिर खरीद नहीं सकता था, पर उसे अपने हिसाब की तलवार कभी नहीं मिली थी। उसे जितनी भी तलवार मिली थी, उनमें से कोई भी लड़ने के लायक नहीं थी। उनकी धार इतनी कम थी कि अगर आहान उनसे किसी से भी लड़ लेता तो आहान की ताकत की वजह से वो तलवार टूट जाती। आहान को बचाने की जगह उस तलवार की वजह से आहान प्रॉब्लम में फंस सकता था। इस वजह से आहान के पास अपना कोई वेपन नहीं था, पर अब उसके हाथ में डिवाइन स्वॉर्ड थी, जिसे वो अपनी कह सकता था। रक्षित, मेरी तरफ से वॉर अलायंस को तुम थैंक यू जरूर कहना, और अलायंस हेड को भी, आहान ने कहा। वो अलायंस हेड से कभी नहीं मिला था, पर फिर भी उन्होंने उसके लिए जो किया था वो आहान के लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल बिल्कुल, अलायंस हेड जानते थे तुम ये जरूर कहोगे। उन्होंने कहा है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस ये ध्यान रखना कि गैंगटॉक चेंबर ऑफ कॉमर्स जीतने ना पाए। रक्षित ने आहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आहान ने कहा, अरे हाँ, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी थी। रक्षित ने अचानक से कहा। क्या बात है? आहान ने पूछा। दोनों चेंबर्स के बीच में जो गैम्बलिंग होने वाली है वो अलग दुनिया है, तो अलग दुनिया के बीच में है वो। मार्शल आर्ट वर्ल्ड बहुत अलग है और बहुत बड़ा है, और भले ही इसके दो सेट्स के बीच में लड़ाई होगी, पर ये बहुत जरूरी लड़ाई है। इसलिए बाहर से बहुत सारे सीनियर्स आएंगे जो इसे सुपरवाइज करेंगे और साथ ही डिसिप्लिन का भी ध्यान रखेंगे। इसलिए तुम्हें अपना 100% देना ही होगा। तुम जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, ज्यादा उतना ज्यादा तुम पर अटैक करने से पहले सोचेगी, रक्षित ने कहा। रक्षित डायरेक्टली आहान और रायज़ादा फैमिली के बीच में कुछ नहीं बोल सकता था, पर वो इनडायरेक्टली आहान का साइड ले सकता था और उसे एडवाइस दे सकता था। ये गैम्बलिंग वैसे तो दो चेंबर्स के बीच में थी, पर फिर इस पर ध्यान सबका होने वाला था। इसलिए अगर आहान ने अच्छे से फाइट की तो सब उसको जानने लगेंगे और वो बहुत फेमस हो जाएगा। ऐसे में रायज़ादा फैमिली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। डोंट वरी रक्षित, मैं ध्यान रखूंगा, आहान ने कहा। रक्षित अगर आहान को ये बात नहीं बोलता तब भी आहान बहुत एग्रेसिवली फाइट करता, क्योंकि उसे डिवाइन स्वॉर्ड की इज्जत रखनी थी। हाँ, पर इस बात का भी ध्यान रखना कि तुम ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाओ। अपने आप पर ज्यादा प्रेशर लेने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें गैम्बलिंग के टाइम लाने के लिए चेंबर ने बहुत मेहनत की है। तुम उनका ट्रम्प कार्ड हो, फाइट तक संभल कर रहना, रक्षित ने कहा। फाइट से पहले अगर किसी को पता चल गया कि 25-26 साल का एक लड़का मार्शल आर्ट मास्टर है तो ब्लैक निंजा तो उसके दुश्मन ही बन जाएंगे। इसके अलावा मार्शल आर्ट वर्ल्ड में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आहान को मारना चाहेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि आहान मार्शल आर्ट मास्टर है और ग्रैंड मास्टर नारायण का स्टूडेंट है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल न करूं, आहान ने हंसते हुए कहा। रक्षित की बातों से आहान को बहुत कॉन्फिडेंस मिला था। तुम जब कपूर मंशन गए थे तब जतिन कपूर ने तुम्हें फाइट के सारे रूल्स बता ही दिए होंगे, कैसे एक एक फाइटर फाइट के लिए स्टेज पर आएगा और जो लास्ट में स्टेज पर रहेगा वही फाइट जीतेगा, रक्षित ने पूछा। हाँ, पर ये फाइट है कहाँ पर, आहान ने पूछा। वैली ऑफ फ्लावर्स, रक्षित ने आहान को बताया। वैली ऑफ फ्लावर्स, ये कहाँ पर है, आहान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। आहान ने पहले इस जगह का नाम कभी नहीं सुना था। यह मनाली के पास की एक जगह है। वैसे तो ये टूरिस्ट स्पॉट है और इस बार उसे फाइट के लिए यूज किया जा रहा है।
कल तुम और बाकी के 9 फाइटर्स मनाली चेंबर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में मिलोगे। उसके बाद सब साथ में वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचेंगे। रक्षित ने आहान को बताया। क्या तुम भी रहोगे वहां पर? आहान ने पूछा। नहीं, मुझे वॉर अलायंस का काम देखना है और अलायंस के वाइस हेड तुम्हारे साथ होंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, रक्षित ने कहा। ओके। आहान पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं था, पर वो रक्षित की बात मान गया। चिंता मत करो, कोई भी किसी पर अटैक नहीं करेगा। इस वक्त सारे अलायंस बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम चिंता मत करो, रक्षित ने कहा। एक्चुअली आहान यही सोच रहा था कि अगर वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचते हुए कुछ हो गया तो मनाली वॉर अलायंस या फिर मार्शल आर्ट अलायंस से मदद कैसे भेजेंगे। ओके, आहान ने कहा। उसे रक्षित की बात पर भरोसा था। वो ये तो मान गया था कि ब्लैक निंजा कुछ नहीं करेंगे, पर मार्शल आर्टिस्ट पर उसे भरोसा नहीं था। इसके बाद रक्षित वहां से चला गया। तभी आहान के पास गीत का कॉल आया। गीत कुछ दिनों से जब भी आहान को कॉल करती थी, कुछ न कुछ फाइट से रिलेटेड बात करने को कॉल करती थी। हेलो, आहान ने कहा। आहान, तू कहाँ हो? गीत ने पूछा। क्या बात है? आहान ने पूछा। सब तुम्हारा कपूर पेंशन में इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ, गीत ने कहा। मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, आहान ने कहा। दरअसल इस बार कपूर फैमिली की तरफ से 4 फाइटर्स थे और सबने आज कपूर मैंशन में मिलने का प्लान बनाया था। बाकी 3 वहां पहुंच गए थे, पर आहान अभी तक नहीं पहुंचा था। एक फिक्स टाइम बताने के बाद आहान ने फोन रख दिया। गीत से बात होने के बाद आहान हॉस्पिटल में वापस गया। उसने शनाया को बुलाया और उससे सेफ रहने के लिए कहा और अपना ध्यान रखने के लिए कहा। आहान को फाइट से वापस आने में 5 दिन लगने वाले थे। 3 दिन की फाइट और 2 दिन आने जाने में लगने वाले थे। इतने वक्त में कुछ भी हो सकता था। आइस लोटस पिल लेने के बाद शनाया को मार्शल आर्ट बिगिनर की स्ट्रेंथ थी, पर उस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसके बाद आहान ने कुछ सोचा और अतुल को कॉल किया। हेलो, अब क्या हुआ है? सामने से एक लेजी आवाज आई। अतुल, देवांश कहाँ पर है? वो अपने सिक्लूजन से बाहर आ गया? आहान ने पूछा। अतुल के 4 स्टूडेंट्स, देवांश सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। कुछ दिन पहले ही देवांश ने आहान से कहा था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर आने वाला था। देवांश को उसके सिम्टम्स नजर आ रहे थे, इसलिए आहान ने सीधा सवाल किया। आ गया है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? अतुल ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि देवांश कुछ दिनों के लिए शनाया की सीक्रेटली प्रोटेक्शन करे, आहान ने कहा। शनाया तुम्हारी पत्नी? अतुल ने कहा। हाँ, मेरी एक्स वाइफ, आहान ने कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? अतुल ने पूछा। फाइट के लिए, आहान ने कहा। तुम्हें भी चलना है मेरे साथ? आहान ने अतुल से पूछा। फाइट? आई लाइक इट, अतुल ने कहा। अतुल भी इंटरेस्टेड था। पहले देवांश को हॉस्पिटल भेजो, फिर तुम मेरे साथ कपूर मैंशन चलो, आहान ने कहा। आहान अतुल को अपने साथ इसलिए ले जाना चाहता था क्योंकि अगर रास्ते में उन पर कोई खतरा आया तो वो दोनों मिलकर उससे निपट सकते हैं। कुछ देर बाद देवांश और अतुल साथ में हॉस्पिटल पहुंचे। तुमने लेवल पार कर दिए, आहान ने सरप्राइज होते हुए देवांश से कहा। पिछले बार से अब देवांश का ऑरा ज्यादा रिफाइंड था। हाँ यंग मास्टर, देवांश भी बहुत खुश था। वो 5 साल से एक लेवल पर अटका हुआ था, पर आज फाइनली उसने वो लेवल क्रॉस कर लिया था। देवांश, अब कुछ दिनों के लिए शनाया तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका ध्यान रखना, आहान ने कहा। यंग मास्टर, आपकी वाइफ मेरे लिए यंग मिस है, मैं उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, बस अपनी फाइट पर ध्यान दीजिए, देवांश ने कहा। अतुल ने देवांश को रास्ते में ही फाइट के बारे में बता दिया था। ठीक है, फिर हम कपूर मैंसन चलते हैं, आहान ने अतुल से कहा। दोनों जब कपूर मैंसन पहुंचे तब गीत उनका बाहर ही इंतजार कर रही थी। वो आहान को देखकर मुस्कुरा रही थी, पर अतुल को देखते ही उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। गीत ने मुस्कुराना बंद क्यों कर दिया था? रक्षित आहान को उसके गुरु नारायण की तलवार डिवाइन स्वॉर्ड देता है। इसके बाद आहान देवांश से शनाया को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और खुद अतुल के साथ कपूर मैंशन पहुंचता है, जहां पर गीत उनका इंतजार कर रही है। अतुल को देखकर गीत के चेहरे की हंसी चली जाती है। हेलो आहान, गीत आहान को ग्रीट करती है। हेलो,
आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, आहान, ये अंकल कौन है? गीत ने पूछा। अंकल सुनकर अतुल ने गीत को घूरा। तभी आहान ने कहा, ये अतुल है, मेरा दोस्त है, तुम इसे अतुल ही बुलाना। अतुल आहान के लिए हुक्म का एक था। वो किसी को भी अतुल की असली आइडेंटिटी बताना नहीं चाहता था। नहीं, अतुल अंकल ही ठीक है। गीत ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, गीत ने कहा। हेलो, अतुल ने जवाब दिया। आहान, ये भी हमारे साथ चलेंगे? गीत ने पूछा। गीत समझ गई थी कि आहान अतुल की असली आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती थी। इतना तो वो समझ गई थी कि अतुल जितना सिंपल दिख रहा था उतना सिंपल था नहीं। हाँ, इन्हें ब्लैक निंजा का लेवल देखना है। तुम अपने हिसाब से इनके लिए कोई आइडेंटिटी डिसाइड कर दो, आहान ने कहा। इस वक्त अतुल के लिए एक फेक आइडेंटिटी बहुत जरूरी थी। नो प्रॉब्लम, गीत ने कहा और फिर अतुल की तरफ देखते हुए कहा, आपसे कोई कुछ पूछे तो आप कहते ना कि आप कपूर फैमिली के कुक हो। ठीक है, अतुल ने कहा। एक कुक की आइडेंटिटी के साथ कोई भी अतुल पर शक नहीं करेगा। वो आराम से आहान के साथ जा सकता था और टाइम आने पर उसकी मदद भी कर सकता था। आहान, अतुल अंकल, अब हमें चलना चाहिए। वैली ऑफ फ्लावर्स जाने के लिए हमें क्रूज में जाना है। टाइम भी होने वाला है। गीत ने अपनी लग्जरी वॉच में टाइम देखते हुए कहा। पहले तीनों पूल पर पहुंचे, जहां पर एक बड़ा क्रूज शिप खड़ा था। वहां बहुत सारे लोग थे, सब अपने टिकट्स चेक करवा रहे थे। गीत, ये सब फाइटर है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब टूरिस्ट हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स टूरिस्ट स्पॉट भी है ना, इसलिए ये लोग भी इसी शिप पर रहेंगे, गीत ने कहा। ओह, आहान ने कहा और इधर उधर देखने लगा। जब उसने सबको अच्छे से देखा तब उसे एहसास हुआ कि सब टूरिस्ट ही हैं, क्योंकि उनके पास हैट्स, सनग्लासेस सब थे और कोई भी फाइटर वाली वाइब नहीं दे रहा था। हमें टिकट चेक करवाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से जाना है, गीत ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। अपने इन्फ्लुएंस और फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से गीत ने पहले से ही वीआईपी टिकट्स बुक कर ली थी। आहान ने फाइनली पूरा शिप देखा। ये शिप बहुत बड़ा था और लोगों से भरा हुआ था। पहले 3 फ्लोर पर बहुत सारे लोग थे जो फोटोज क्लिक कर रहे थे, ड्रिंक्स पी रहे थे। इस गीत इस तरफ तभी एक आदमी जिसने सूट पहना हुआ था और माइक्रोफोन लगाया हुआ था, उसने गीत को ऊपर का रास्ता दिखाते हुए कहा, ये रास्ता वीआईपी गेस्ट्स के लिए था। इसके बाद तीनों टॉप फ्लोर पर पहुंचे। बाकी फ्लोर्स के कंपैरिजन में टॉप फ्लोर ज्यादा लग्जूरियस था। वहां पर कुछ केबिन रूम्स थे जो बहुत सुंदर तरीके से सजे हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉप फ्लोर से व्यू भी बहुत अच्छा था। नीचे के फ्लोर्स पर क्या हो रहा है ये साफ दिखाई दे रहा था। आहान अंकल, आप यहीं रुकिए, मैं बाकियों को लेकर आती हूँ, गीत ने कहा और वहां से चले गई। उसके जाने के बाद अतुल ने आहान से कहा, लगता है ये लड़की तुम्हें पसंद करती है। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आहान ने कहा। अरे मेरे बोलने ना बोलने से वैसे भी सच बदल नहीं जाएगा, अतुल ने कहा और आहान के गले में हाथ डालकर उसकी तरफ पानी को देखने लगा। इस वक्त उस वीआईपी पैसेज पर जहां से आहान, गीत और अतुल आए थे, वहां से कुछ लोग और अंदर आए। उनका लीडर 30 साल का आदमी था जिसके चेहरे पर बिल्कुल काम एक्सप्रेशन था। ये कोई और नहीं बल्कि जतिन कपूर था। जतिन के पीछे कुछ मार्शल आर्टिस्ट थे और कपूर फैमिली के बॉडीगार्ड्स थे जिन्हें स्पेशली गैम्बलिंग के लिए हायर किया गया था। ब्रदर जतिन, आप जिस आहान के बारे में बात कर रहे हैं वो कहाँ से है? मैंने पहले उनका नाम कभी नहीं सुना है। एक आदमी जिसने मार्शल आर्ट कॉस्ट्यूम पहना हुआ था उसने पूछा। वो किसी सेक्ट का नहीं है बल्कि एक रॉ कल्टीवेटर है। जतिन ने आहान का सच छुपाया। ये बात सुनकर उस आदमी की और उसके साथ ही बाकी के 2 आदमियों ने फ्रांग किया। रॉ कल्टीवेटर को मार्शल आर्टिस्ट नहीं कहा जा सकता, वो मार्शल आर्टिस्ट से कमजोर होते हैं, कॉस्ट्यूम वाले आदमी ने कहा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कपूर फैमिली एक रॉ कल्टीवेटर को फाइट करना अलाउ कर रही थी। इससे पहले जतिन कुछ कह पाता, एक आवाज आई, भैया आप अब आए हैं, आप लेट कैसे हो गए? इस आवाज से कॉस्ट्यूम वाला आदमी तुरंत अट्रैक्ट हो गया।
और आवाज की ओनर को ढूंढने लगा। इसके पहले उसे आवाज की ओनर नजर आती उसकी फ्रेग्रेंस आ गई। उसने मन में सोचा, क्या ये गीत कपूर की आवाज है? तभी मुस्कुराते हुए गीत ने उनके सामने आकर खड़ी रही। कॉस्ट्यूम वाले आदमी ने फिर से सोचा, ये तो गीत कपूर ही है, ये तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है। गीत को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। हाँ, रास्ते में कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं लेट हो गया हूँ। जतिन ने कहा। आहान कहाँ है? क्या वो आ गया? जतिन ने पूछा। हाँ वो आ गया, वो ऊपर है, गीत ने कहा। अच्छा, तुम यहाँ हो तो मैं उन्हें तुमसे इंट्रोड्यूस करवाता। जतिन ने कहा। जैसे ही इंट्रोड्यूस करवाने लगा, कॉस्ट्यूम वाला आदमी खुद सामने आया और उसने कहा, हाँ मैं गीत कपूर है ना? गीत की आंखें बड़ी हो गई। उसने उस आदमी को कभी नहीं देखा था, फिर वो उसे कैसे जानता था? हाँ मैं गीत कपूर हूँ, आप कौन है? गीत ने पूछा। मेरा नाम अरिहंत अवस्थी है, मैं ड्रैगन माउंटेन से हूँ, उस कॉस्ट्यूम वाले आदमी ने कहा। अरिहंत बहुत ऑर्डिनरी दिखने वाला आदमी था। गीत को उम्मीद नहीं थी कि वो ड्रैगन माउंटेन से होगा। अच्छा, तो आप अरिहंत, अब सॉरी, मास्टर अरिहंत हैं? गीत ने कहा। दरअसल जो लोग ड्रैगन माउंटेन से होते हैं उन्हें मास्टर कहकर रेफर किया जाता है। सॉरी, मैं आपके बारे में नहीं जानती थी, गीत ने सिंसियरली कहा। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कम ही बाहर आता हूँ, मेरा ज्यादातर वक्त बस प्रैक्टिस और कल्टीवेशन में ही निकल जाता है, अरिहंत ने कहा। यह सुनकर गीत के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने सोचा कि अगर ये कम ही बाहर आते हैं, फिर ये उसके लिए जानते कैसे हैं या उसके बारे में कैसे जानते हैं? गीत के एक्सप्रेशन से अरिहंत समझ गया था कि गीत क्या सोच रही थी, इसलिए किसी के कुछ कहने से पहले ही अरिहंत ने अपना लेटेस्ट आईफोन निकाला और इंटरनेट पर गीत कपूर टाइप किया। इसके बाद उसने फोन गीत को दिखाया। इस वजह से मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, अरिहंत ने कहा। अपने बारे में विकिपीडिया पर पढ़कर गीत ब्लश करने लगी। पेज पर गीत को नेशनल कोरस, फाइनेस्ट सिंगर, फीमेल सुपरस्टार जैसे वर्ड्स के साथ एड्रेस किया गया था। ओह, थैंक यू मास्टर अरिहंत, गीत ने कहा। मैं भले ही एक फाइटर हूँ, पर मुझे बाकी चीजों में भी बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं अक्सर इंटरनेट पर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बारे में पढ़ता रहता हूँ और आपके गाने सुनना सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, अरिहंत ने कहा। थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, गीत ने कहा। उसे पहले लगा था कि मार्शल आर्टिस्ट बस अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देते हैं, पर अरिहंत उसमें से नहीं था, वो उनमें से बहुत अलग था। कुछ ही मिनट में सब टॉप फ्लोर पर पहुंच गए, जहां आहान और अतुल पहले से खड़े थे। ब्रदर आहान, जतिन ने हाथ वेव करते हुए कहा। हेलो ब्रदर जतिन, आहान ने कहा जब जतिन उनके पास पहुंच गया था। सॉरी ब्रदर, आपको वेट करना पड़ा, जतिन ने आगे आते हुए कहा। बाकी कोई आहान को ग्रीट करने आगे नहीं आया था। ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मैं अभी आया हूँ, आहान ने कहा। ये लोग कौन है? आहान ने अरिहंत और उसके साथियों की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, ये आकाश शाह है, मैक्स एवरेस्ट मार्शल आर्ट स्कूल के हेड, और ये वंश मित्तल, जतिन ने कहा। और ये, जतिन ने जब अरिहंत को इंट्रोड्यूस करवाना चाहा तब वो खुद आगे आया और उसने कहा, हाँ मेरा नाम अरिहंत अवस्थी है, मैं ड्रैगन माउंटेन सेट से हूँ, अरिहंत ने कहा। मेरे सीनियर पुनीत कुमार हैं, अरिहंत ने कहा। पुनीत का नाम सुनकर आहान कुछ सोचने लगा। उसके सामने जो आदमी था वो पुनीत का स्टूडेंट था। आप मेरे मास्टर को जानते हैं? आहान के बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर अरिहंत ने पूछा। नहीं, मैंने बस उनका नाम सुना है, आहान ने कहा। अच्छा मेरे मास्टर का मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बहुत नाम है, इसलिए बहुत नॉर्मल है कि तुमने उनके बारे में सुना होगा, अरिहंत ने प्राउडली कहा। आहान हल्के से मुस्कुराया। पुनीत ने अपना नाम खुद बनाया था और इसका अरिहंत से कोई लेना देना नहीं था, फिर वो इतना प्राउड और एरोगेंट क्यों था, ये आहान को समझ नहीं आ रहा था। मुझे ब्रदर जतिन ने बताया कि तुम रो कल्टीवेटर हो, अरिहंत ने कहा। ये बात सुनकर आहान के माथे पर शिकन आ गई। उसने सोचा कि जतिन ने अरिहंत से ये क्यों कहा था।
कि वो रोग कल्टीवेटर है। फिर अहान को समझ आया कि उसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि किसी को पता न चले कि वो रायज़ादा फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, मैं रोग कल्टीवेटर हूँ, अहान ने कहा। जब जतिन ने झूठ बोल दिया था तो अहान के पास उसका साथ देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। कौन से स्टेज पर हो तुम? अरिहंत ने पूछा। स्टेज 2 के लेवल 1 पर, अहान ने कहा। अहान को अरिहंत की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मार्शल आर्ट में किसी के लेवल के बारे में पूछना डिसरिस्पेक्टफुल और इम्पोलाइट होता है। फिर भी अरिहंत ने पूछा। अरिहंत इतने पावरफुल सेक्ट से था, इसलिए उसका इस रूल के बारे में पता होना नॉर्मल था। फिर भी उसने ये सवाल अहान से पूछा क्योंकि उसने अहान की एक इमेज बना ली थी। मार्शल आर्ट में रोग कल्टीवेटर की पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं होती। उन्हें जब मार्शल आर्ट एसोसिएशन डिस्क्वालीफाई कर देता है तो वो रोग कल्टीवेटर बन जाते हैं। उन्हें भी प्रॉपर टीचर और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ऐसा कहा जा सकता है कि रोग कल्टीवेटर मार्शल आर्ट में लोएस्ट लेवल पर होते हैं। स्टेज 2 के लेवल 1 पर? तुम सच में इस लेवल पर हो? अरिहंत ने शौक होते हुए कहा। हाँ, सच में। अहान ने बहुत सफाई से झूठ बोला। वो किसी स्टेज या लेवल पर नहीं था, बल्कि मार्शल आर्ट मास्टर था। लेवल की बात अहान ने कैजुअली की थी, पर फिर भी अरिहंत को शॉक करने के लिए ये काफी था। अरिहंत ने अपने आप को संभाला और अहान से कहा, इतनी कम उम्र में स्टेज पर होना बहुत बड़ी बात है। इस वक्त अरिहंत 30 साल का था और स्टेज 2 के लेवल 2 पर था। अगर अहान को ऐसा ट्रेनिंग एनवायरनमेंट मिला होता तो वो इस वक्त मार्शल आर्ट मास्टर बन जाता। कल गैम्बलिंग में अपना बेस्ट देना, पर इतना कुछ मत करना कि तुम फंस जाओ। हम संभाल लेंगे, अरिहंत ने कहा। ये सब सुनकर अहान का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया था। क्या अरिहंत को सच में अहान की चिंता थी? अहान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस कहा कि मैं ध्यान रखूंगा। आपकी बात मानकर मैं ज्यादा एक्सर्ट नहीं करूंगा और हार मान लूंगा। गुड, तुम सिर्फ इतना करना कि उन ब्लैक निंजा को थका देना। बाकी मैं और शॉर्ट सेट के जीनियस देख लेंगे। वो जितना ज्यादा थकेंगे हम उतनी आसानी से उन्हें हरा पाएंगे, है ना? अरिहंत ने कहा। इस बार सबकी नजर स्वॉर्ड सेट के जीनियस तरुण मिश्रा पर होने वाली थी। सीनियर ब्रदर अरिहंत, आप बेफिक्र हो जाइए। मैं ब्लैक निंजा को एग्जॉस्ट करने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, अहान ने ओबीडिएंटली कहा। इस वक्त वो अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता था। ऊपर से जतिन ने भी उसके कल्टीवेशन के बारे में झूठ बोल दिया था। वेरी गुड। अरिहंत अहान को नीचे दिखाना चाहता था और उसे लग रहा था कि वो इसमें सक्सेसफुल भी हो गया था। जब अहान इतनी आसानी से अरिहंत की बात मान गया था तब उसने भी कुछ ज्यादा नहीं बोला। अहान और अरिहंत के बीच में जो बातें हो रही थी वो सब जतिन सुन रहा था। जतिन भी कुछ नहीं बोल सकता था, बस अरिहंत को एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। वो सोच रहा था कि अगर अरिहंत को पता चल जाए कि अहान की रियल आइडेंटिटी क्या है तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। जब अरिहंत वहां से चला गया तब गीत ने अहान से पूछा, अहान, मार्शल आर्ट में सचमुच तुम किस लेवल पर हो? क्या अहान गीत को सच बताएगा सब? अहान, अतुल और गीत शिप से वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचने के लिए निकलते हैं। जतिन के साथ अरिहंत होता है जो अहान को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। अहान और जतिन अहान की रियल आइडेंटिटी अरिहंत के सामने डिस्क्लोज नहीं करते। जब अरिहंत वहां से चला गया तब गीत ने अहान से पूछा, अहान, मार्शल आर्ट में सच में तुम किस लेवल पर हो? गीत को मार्शल आर्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, पर कपूर फैमिली के हिसाब से अहान स्टेज 2 के फाइनल लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था। अगर वो उस लेवल पर नहीं होता तो कपूर फैमिली कभी उसे फाइट के लिए कंसिडर नहीं करती। गैम्बलिंग के टाइम तुम्हें पता चल जाएगा, अहान ने कहा। अहान ने सोच लिया था कि वो अपने कल्टीवेशन के बारे में किसी को नहीं बताएगा। इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं था। गीत के और बाकी सबके वहां से चले जाने के बाद वहां पर शांति हो गई, पर अहान तुरंत अपने केबिन में नहीं गया था। उसने ऊपर आते वक्त एक जानी पहचानी शक्ल देखी थी, इसलिए वो जानना चाहता था कि उसने सच में उन्हें देखा था या फिर उसे बस गलतफहमी हुई थी। इसलिए अहान नीचे की फ्लोर पर चला गया। जब अहान इधर उधर देख रहा था तभी वहां एक लड़की आई। उस लड़की ने पिंक कलर का क्रॉप टॉप और डेनिम के हॉट शॉर्ट्स पहने हुए थे।
उसके चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगा हुआ था। हेलो सर, क्या आप अकेले हैं? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। वो लड़की बहुत अट्रैक्टिव थी, पर फिर भी आहान ने उसे बस एक बार देखा और फिर उसका इंटरेस्ट वहीं खत्म हो गया। जब आहान मुंह फेर कर जाने लगा, तभी उस लड़की ने आहान का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, मेरा नाम झलक है, क्या हम एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं? इतना सुंदर शिप है और इतना अच्छा मौसम है, ऐसे में अकेले रहना इज नॉट अ गुड आइडिया। उस लड़की ने थोड़ा सा सिलेक्टिव टोन में कहा और आहान से फ्लर्ट करने लगी। ये सब देखकर आहान ने उससे बस एक ही बात कही, गेट लॉस्ट। इतना कहकर आहान ने उसे अपने से दूर कर दिया। अपने साथ ऐसा होते देख झलक को बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। उसने अपने आप को संभाला और फिर जोर से चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझे ऐसे कैसे हाथ लगा सकते हो? ये सुनकर आहान हैरान हो गया। तो उसने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर ये लड़की ऐसे उस पर इल्जाम क्यों लगा रही थी? झलक की आवाज सुनकर सब लोग आहान की और झलक के आसपास इकट्ठा हो गए। ब्यूटीफुल गर्ल, क्या हुआ? तुम्हें कोई मदद चाहिए? एक लड़के ने झलक के करीब आते हुए कहा। हाँ, कैच दिस यूजलेस पर्सन, झलक ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसके बाद कुछ लड़कों ने आहान को घेर लिया और उसे घूरने लगे। मेरे रास्ते से हटो, हटो। अबे यहाँ अभी जो कुछ भी हुआ पहले वो बताओ। जब तक नहीं बताओगे हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। एक लड़की ने कहा। हाँ हाँ बताओ बताओ, तुमने इस खूबसूरत लड़की के साथ क्या किया? सब कहने लगे। क्या बताऊं? आहान ने पूछा। इस खूबसूरत लेडी ने कहा कि तुमने इसके साथ बदतमीजी की है। उस लड़की ने कहा जिसने आहान से सबसे पहले सवाल किया था। अच्छा, इसने कहा और तुमने मान दिया? आहान ने कहा। उस लड़के को आहान की बात पर गुस्सा आने लगा। ये इतनी खूबसूरत है, ये झूठ क्यों बोलेगी? उस लड़के ने कहा। ओह तो तुम्हारे हिसाब से ये लड़की खूबसूरत है, तो जो खूबसूरत होता है वो झूठ नहीं बोल सकता है? आहान ने उस लड़की को घूरते हुए कहा। तुम सबने बदतमीजी की है। उस लड़के ने कहा। अच्छा, फिर बताओ मैंने क्या किया है? आहान ने पूछा और झलक को घूरने लगा। जब मेरा ध्यान नहीं था तब तुमने मुझे इनअप्रोप्रिएटली हिप्स पर टच किया था, झलक ने कहा। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? आहान ने कहा। ये सुनकर झलक घबरा गई। उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने अपने आप को संभाला और कहा, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है। वैसे भी यहाँ इस बात का कोई सबूत कैसे हो सकता है? झलक थोड़ा हड़बड़ाकर और लड़खड़ाकर अपने शब्दों को बोल रही थी। झलक लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहती थी, इसलिए उसने ऑडियंस की तरफ उदास होते हुए कहा। जो लोग अब तक इस सीन को लेकर न्यूट्रल थे, सब झलक की साइड हो गए। हाँ, ये लड़की झूठे बोल रही है, जरूर इस लड़के ने कुछ किया होगा। हाँ, ये अपने कपड़ों की वजह से बदतमीज भी लग रहा है। सब झलक की तरफ से आहान के बारे में ऊट पटांग बोलने लगे। आहान ये सब बातें सुन रहा था। वो समझ गया था कि ये लड़की बहुत चालाक है। इसने अपने ओपिनियन को क्राउड पर थोप दिया था और अब क्योंकि कोई सबूत नहीं था, इसलिए ये लोग ही सबूत थे। झलक ने अपनी खूबसूरती की वजह से सबको अपने साइड कर लिया था। जब सब झलक की साइड ले रहे थे तब वो बहुत खुश हो गई थी। उसका ओरिजिनल प्लान आहान के साथ ऐसा करने का नहीं था, बल्कि आहान को सेड्यूस करने का था। उसने देख लिया था कि आहान वीआईपी पैसेज से आया था। वो सिर्फ आहान की दोस्त बनकर वीआईपी ट्रीटमेंट के मजे लेना चाहती थी, क्योंकि अगर कोई वीआईपी टिकट अफोर्ड कर सकता है, इसका मतलब है कि वो आदमी अमीर है। उसे लगा था कि बाकी यंग तरह वो आहान को भी सेड्यूस कर लेगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उल्टा उसने वहां से जाने के लिए उसे कह दिया था। झलक से अपनी ये इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं हुई और उसने आहान को फॉल्सली अक्यूज करना शुरू कर दिया। सुनो मिस्टर, मैं तुम्हें इस वक्त 2 ऑप्शंस दूंगी। पहला, पुलिस को बुलाने का, और दूसरा,
प्राइवेट में इस मैटर को सॉल्व करने का। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चूज करना है? झलक ने एरोगेंटली कहा। वो श्योर थी कि आहान इस मैटर को प्राइवेट में सॉल्व करने के लिए मान जाएगा। झलक के हिसाब से आहान जैसे टाइकून के लिए पैसे देना और प्राइवेट में मैटर सॉल्व करना पुलिस को बुलाने से बेटर आइडिया होता है। आखिर कोई टाइकून अपनी इंसल्ट करवाना नहीं चाहता। इसके अलावा अगर पुलिस भी आ जाती तो झलक का कोई नुकसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वहाँ कोई सबूत नहीं था कि झलक झूठ बोल रही थी। ये इन दोनों में से कुछ नहीं करेगा, एक आवाज ने कहा, जब झलक सोच रही थी कि वो आहान को और किस तरह ब्लैकमेल कर सकती है। ये बात बोलने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि कीत थी। कीत सबके सामने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर सब चुप हो गए। आहान का साइड लेने कीत कपूर आई थी। उसे वहां देखकर झलक खुद हैरान हो गई। सब सोच रहे थे कि नेशनल गॉडेस उनके साथ एक ही क्रूज शिपर थे। ये उन सब के लिए बहुत बड़ी बात थी। सब गीत को एडमायर करने लगे। इस वक्त झलक के पास ये सोचने का टाइम नहीं था कि गीत आहान का साइड क्यों ले रही थी, बल्कि इस वक्त उसे आहान को बदनाम करना था। कुछ चूज नहीं करेगा मतलब? झलक ने कहा। झलक समझ नहीं पा रही थी कि क्या गीत और आहान एक दूसरे को जानते हैं। जब झलक इस बारे में सोच रही थी तब गीत बिल्कुल झलक के सामने आकर खड़ी हो गई और उसे घूरने लगी। उसने रूखी आवाज में कहा, तुमने अभी अभी कहा कि आहान ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। जिस तरह से गीत ने आहान का नाम लिया था, सब समझ गए थे कि आहान और गीत में बहुत गहरा रिश्ता है। झलक के मन में इस वक्त उथल पुथल मची हुई थी, पर अब उसे ये बात एक्सेप्ट करनी ही पड़ी। हाँ, इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। ये मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा था, झलक ने कहा। ये बात सुनकर भी गीत के चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदला था। इसके दो कारण थे। पहले वो जानते थे कि आहान ऐसा लड़का नहीं था, और दूसरा ये कि आहान की चॉइस ऐसी नहीं थी। वो झलक जैसी लड़कियों के मुंह नहीं लगता था। उसे स्टार्टिंग से ही झलक की बात पर भरोसा नहीं था। तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? गीत ने पूछा। वो जानती थी झलक सिर्फ आहान को बदनाम करने के लिए ये सब कह रही थी, पर फिर भी उसने अपने चेहरे से कुछ एक्सप्रेस नहीं होने दिया। नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, झलक ने कहा। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ओह, तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, गीत ने कहा। हाँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर इसने मुझे टच किया है, मैं झूठ नहीं बोल रही, झलक ने कहा। इस वक्त सारा ठीक रहा। आहान पर फूटना जरूरी था, तभी वो बच सकती थी। गीत भले ही सुपरस्टार थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि झलक उसके सामने चुप जाएगी। Are you sure? गीत ने फिर से पूछा। Yes, I am sure, झलक ने कहा। ठीक है, गीत ने कहा, और फिर उसने एक काले टक्स में खड़े आदमी की तरफ देखा और कहा, हाउसकीपर शिवेश, यहाँ जो सीसीटीवी है उनका फुटेज निकलवाओ, मैं देखना चाहती हूँ, गीत ने कहा। यस मिस, शिवेश ने कहा। ये सुनकर झलक घबराने लगी। अगर सच में फुटेज बाहर आ गया तो सबको पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रही थी। रुको, इससे पहले शिवेश ज्यादा दूर जा पाता, झलक ने कहा। उसे इस वक्त अपनी इज्जत बचाना जरूरी था। मिस गीत, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, झलक ने कहा। मिसअंडरस्टैंडिंग? गीत ने अपने आईब्रो को ऊपर करते हुए कहा। हाँ, शायद गलती से टच हो गया होगा और मैंने कुछ गलत समझ लिया, झलक ने कहा। गलती से? एक काम करते हैं, फुटेज देख लेते हैं, हम सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है जानबूझकर किया हो या फिर शायद गलती से हुआ हो। इस शायद को हटाकर एविडेंस देख लेते हैं ना, गीत ने कहा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ब्लेम नहीं कर रही, झलक ने पैनिक करते हुए कहा। हाउसकीपर शिवेश, आप फुटेज निकलवाइए, लोगों को भी तो सच पता चलना चाहिए ना। अब जब ये सच नहीं बता रही है तो फिर फुटेज बताएगी, गीत ने कहा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं सच बताती हूँ, झलक ने कहा। इसने कुछ नहीं किया है, मैं ही इसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, और जब इसने मुझे खुद से दूर किया तब मैंने इसकी इंसल्ट करने के लिए ये सब कहा, झलक ने एम्बैरेस होते हुए बताया। तो इसका मतलब आहान ने तुम्हें टच नहीं किया था,
गीत ने कहा। नहीं, झलक ने कहा। सुन लिया सबने? गीत ने सबको देखते हुए पूछा। हाँ 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 हाँ, सबने अपनी गर्दन नीचे कर ली। बिना कुछ जाने सब आहान को भला बुरा कह रहे थे और अब किसी में भी गीत और आहान से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। अच्छी बात है, गीत ने कहा। इसके बाद उसने झलक को देखा और कहा, वैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं है। ये सब तुमसे सच बुलवाने के लिए कहा, गीत ने कहा और मुस्कुराने लगी। वो ऐसी लड़कियों से डील करना अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि झलक से सच कैसे बुलवाना है। ये सुनकर झलक को बहुत गुस्सा आया। सबके सामने उसकी बहुत इंसल्ट हुई थी और अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी। वो सोच रही थी कि अगर उसने आहान पर मूव नहीं किया होता तो इस वक्त ये सब नहीं हुआ होता। उसने आहान को घूरा जैसे वो उसकी शक्ल याद रखना चाहती थी और फिर वहां से पैर पटकते हुए चली गई। उसकी आंखों में आहान के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। इसके बाद सब लोग वहां से चले गए। बस गीत और आहान वहां पर खड़े थे। आहान, तुम यहाँ नीचे क्यों आए थे? गीत ने पूछा। मैं किसी को ढूंढ रहा था, आहान ने कहा। किसे ढूंढ रहे थे? गीत ने पूछा। तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? गीत ने पूछा। नहीं, बहुत लेट हो गया है, हमें वापस चलना चाहिए। शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा, आहान ने कहा। आहान जिसे ढूंढ रहा था उससे मिलना इतना भी जरूरी नहीं था। Are you sure? गीत ने पूछा। यस, आहान ने कहा। ओके, फिर मैं जाकर थोड़ी देर आराम करती हूँ और तुम्हें भी थोड़ी देर आराम करना चाहिए, गीत ने कहा और वापस टॉप फ्लोर पर चली गई। आहान ने एक बार फिर से चारों ओर देखा। जब उसे वो जानी पहचानी शक्लें नजर नहीं आई तब वो वापस ऊपर जाने लगा। इस वक्त थर्ड फ्लोर के एक रूम में दो लोग आमने सामने बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। वो दोनों कौन थे ये साफ पता नहीं चल रहा था, पर इतना जरूर पता चल गया था कि वो दोनों मिडिल एज आदमी थे। एक लंबी शांति के बाद एक आदमी ने कहा, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। हमारे आदमी ने पता लगाया है, ये रायज़ादा फैमिली का नाजायज बेटा है, दूसरे आदमी ने कहा। इस वक्त वो किस स्टेज पर है? पहले आदमी ने पूछा। हो सकता है स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर हो, दूसरे आदमी ने कहा। ये दोनों आदमी कौन है जो आहान के बारे में बात कर रहे हैं? जब आहान नीचे वाले डेक पर किसी को ढूंढने आता है तब उसे एक लड़की झलक सिड्यूस करने की कोशिश करती है। जब आहान उसे भाव नहीं देता है तब झलक उसे फॉल्सली अक्यूज करती है, पर गीत आहान को इनोसेंट प्रूफ कर देती है। इस वक्त दो लोग आहान के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक लंबी शांति के बाद एक आदमी ने कहा, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। हमारे आदमी ने पता लगाया है, ये रायज़ादा फैमिली का नाजायज बेटा है, दूसरे आदमी ने कहा। इस वक्त वो किस स्टेज पर है? पहले आदमी ने पूछा। हो सकता है स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर हो, दूसरे आदमी ने कहा। अच्छा, पहले आदमी ने कहा। हाँ हाँ, इस बार वो कपूर फैमिली की तरफ से गैम्बलिंग में हिस्सा लेने वाला है, दूसरे आदमी ने कहा। केशव ने क्या कहा है? पहले आदमी ने पूछा। केशव एक ब्लैक निंजा था जिसकी आहान और नारायण के साथ दुश्मनी थी। केशव ने कहा है कि मौका देखकर उसे जान से मार दो, दूसरे आदमी ने कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो ना कि वो कितना पावरफुल है। हमने जिस निंजा को भेजा था वो भी वापस नहीं आया, हम उसे कैसे मार सकते हैं? पहले आदमी ने कहा। किसी को मारने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए होता है। हम उसे पावर से नहीं दिमाग से मारेंगे, दूसरे आदमी ने कहा। आपका मतलब है कि हाँ, सोचो इस बारे में। तुम्हें अगर उसके करीब जाने का मौका मिले तो तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। इस बार की गैम्बलिंग बहुत जरूरी है, दूसरे आदमी ने कहा। अगर मैंने उसे मार दिया तो मैं यहाँ से सेफली निकल पाऊंगा? पहले आदमी ने पूछा। केशव तुम्हें यहाँ से निकाल लेगा, मैं बस उसे मारना है। वॉर अलायंस से केशव तुम्हें बचाएगा, पहले आदमी ने कहा। और मेरे परिवार की सेफ्टी? केशव उसकी जिम्मेदारी भी लेगा,
दूसरे आदमी ने पूछा। हाँ, पहले आदमी ने कहा। ठीक है, फिर मैं उसकी जान लेने के लिए तैयार हूँ। दूसरे आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा। रात बहुत शांति से गुजर गई। सब अपने अपने केबिन में सोए हुए थे। आहान उठा और फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल की तरफ गया। ये वीआईपी गेस्ट्स के लिए एक प्राइवेट डाइनिंग हॉल था, इसलिए साइज में थोड़ा छोटा था। जब आहान वहां पहुंचा तब जतिन, अरिहन, गीत और बाकी सब पहले से एक टेबल ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे। आहान, इधर। गीत ने अपना हाथ वेव करते हुए आहान को बुलाया। गीत ने इस वक्त एक स्पोर्ट्स आउटफिट और स्नीकर्स पहने हुए थे। उसके चेहरे पर बिल्कुल मेकअप नहीं था, फिर भी उसका चेहरा ग्लो कर रहा था। आहान मुस्कुराते हुए वहां पहुंचा और उसने जतिन और अरिहंत को ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग ब्रदर जतिन, सीनियर ब्रदर अरिहंत। गुड मॉर्निंग, जतिन ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग जूनियर, कल रात को अच्छी नींद आई? अरिहंत ने पूछा। हाँ, आहान ने कहा। आहान का केबिन बहुत लग्जूरियस था, इसलिए उसे पानी की वेव्स बिल्कुल फील नहीं होती थी और उसने बहुत कंफर्टेबली रेस्ट किया। ये शिप आज शाम तक वैली ऑफ फ्लावर्स आइलैंड पर पहुंच जाएगी। फिर कल से तो फाइट शुरू है। इस बीच तुम रेस्ट करो और फाइट के लिए तैयार हो जाओ, अरिहंत ने कहा। सीनियर ब्रदर अरिहंत, आहान तैयार हो या नहीं, आपको और तरुण का तैयार होना ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी एनर्जी स्टोर करनी चाहिए। कल के फाइट के मेन अट्रैक्शन तो आप और तरुण मिश्रा ही है? हम तो बस ऐसे ही हैं, वंश ने कहा। उसकी बात उसे साफ समझ आ रहा था कि वंश अरिहंत को फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा था। वंश उनमें से सबसे ज्यादा वीक था। उसे गैम्बलिंग के लिए सिर्फ इसलिए भेजा गया था क्योंकि वो चापलूसी करना अच्छे से जानता था। वो वहां अपने फाइटिंग टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि लोगों को फ्लैटर करने के लिए और टैलेंट की वजह से था। वंश ये सब बातें अरिहंत को ऊपर और आहान को नीचा दिखाने के लिए कह रहा था। इसके अलावा वो चाहता था कि गीत अरिहंत को ज्यादा फेवर करे। अरिहंत हंसने लगा। वो वंश की बातों से बहुत खुश था, पर उसने अपनी मॉडेस्टी देखते हुए कहा, अरे ऐसी भी की बात नहीं है। भले ही सब मुझ पर और तरुण पर डिपेंडेंट हो, पर तुम लोग भी जरूरी हो भाई। स्पेशली हाँ, हम में से बस एक तुम ये तो हो जो रो कल्टीवेटर हो। तुम्हें अपने आप को प्रूव करने का अच्छा मौका मिल रहा है, अरिहंत ने कहा। अगर तुमने अच्छे से फाइट किया तो तुम्हारी बहुत वाहवाही होगी और ब्लैक निंजास में भी तुम्हारा नाम हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बोलते बोलते अरिहंत रुक गया। अरे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम स्ट्रेस मत लेना किसी भी चीज का, अरिहंत ने कहा। सीनियर ब्रदर अरिहंत, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। स्ट्रेस जैसा वर्ड मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, पर आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आपको स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। आई होप आप ज्यादा स्ट्रेस ना ले, आहान ने कहा। कंसर्न के लिए थैंक यू, पर कल फाइट के टाइम मुझे सिर्फ 70% स्ट्रेंथ यूज करने की जरूरत है। गैंगटॉक इतनी छोटी जगह है, वहां पर ज्यादा बड़े फाइटर नहीं है। मेरी 70% स्ट्रेंथ से भी वो हार जाएंगे, अरिहंत ने प्राउडली कहा। अरिहंत ड्रैगन माउंटेन का सबसे पावरफुल फाइटर था। उसे इस बात का बहुत घमंड था। उसे अपने स्किल्स शो ऑफ करने का और दूसरों को नीचे दिखाने का मौका मिल जाता है, और उसे इस बात का बहुत शौक था। वो इस फाइट में हिस्सा लेने सिर्फ गीत की वजह से आया था। वो गीत का बहुत बड़ा फैन था, और जब कपूर फैमिली ने उसे इनवाइट किया तब वो मना नहीं कर पाया। सीनियर ब्रदर अरिहंत तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वंश ने कहा। वो अरिहंत को चने के झाड़ पर चढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद आहान ने कुछ नहीं बोला। अरिहंत के मास्टर की वजह से उसने अरिहंत का अच्छा इंप्रेशन बनाया था, पर अब वो भी नहीं रहा था। उसकी नजर में अब अरिहंत सिर्फ एक सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान था। ड्रैगन माउंटेन के मास्टर ने अपनी गुडविल अपने बलबूते पर बनाई थी, पर अरिहंत उस लेगेसी को फॉलो करके अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था। आहान को अरिहंत की बातों से अनकंफर्टेबल देखकर जतिन ने कहा,
अरिहंत, भले ही तुम बहुत पावरफुल हो, पर तुम्हें सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए। गैंगटॉक चेंबर ऑफ कॉमर्स भी कुछ कम नहीं है। इस बार वो ब्लैक निंजा और स्वॉर्ड्समैन ला रहे हैं, उन्हें हल्के में लेना सही नहीं होगा। अरे होंगे वो तो, पर मैं उन्हें आसानी से हरा दूंगा। अरे मैं बचपन से इन सब में ट्रेन कर रहा हूँ। अगर अभी भी नहीं जीत पाया तो मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं ना ब्लैक निंजा से डरता हूँ और ना ही किसी स्वॉर्डमैन से, अरिहंत ने कहा। भले ही ब्लैक निंजा सुनकर उसे घबराहट हुई हो, पर उसे वो अपनी शक्ल पर आने नहीं देना था। अरूब जैसा तुम सोच रहे हो, वैसा ही हूँ, जतिन ने कहा। जतिन को परेशान देखकर आकाश ने कहा, ब्रदर जतिन, रिलैक्स। सीनियर आर्यन सबसे ज्यादा पावरफुल है। मनाली चेंबर ऑफ कॉमर्स इस बार की गैम्बलिंग नहीं हारेगा। सीनियर ब्रदर तो पहाड़ है, पहाड़। अरे यार, मुझे इतना प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। मेरे अलावा वहाँ पर स्वॉर्डसेप का तरुण भी होगा। उसकी पावर्स का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जब हम स्टेज पर आएंगे तब सामने वाले को डरना ही पड़ेगा। अरिहंत ने कहा। वहाँ पर आकाश और वंश काफी देर तक अरिहंत की चापलूसी करते रहे और अरिहंत शो ऑफ करता रहा, पर आहान ने उन सबको इग्नोर किया और अपने ब्रेकफास्ट पर ध्यान दिया। उसने अपना दलिया और डिजर्ट खाया और इसके बाद आहान वहाँ से उठकर चला गया। अपने केबिन में आने के बाद आहान ने लंबी गहरी सांसें ली और अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल किया। इसके बाद आहान ने अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करना शुरू किया। आहान को मार्शल आर्ट मास्टर बने लगभग 6 महीने हो गए थे। इन 6 महीनों में उसने दिन रात अपनी एनर्जी को नर्चर किया था। इन 6 महीनों में आहान के बॉडी के अंदर की एनर्जी ज्यादा प्योर हो गई थी। उसके बाद उसके डेंटेन में एनर्जी ने एंटर किया था। तब से लेकर अब तक आहान की एनर्जी की प्योरिटी बस बढ़ती ही जा रही थी। अब वो उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता था। उसकी बॉडी की एनर्जी और फोर्स दोनों उसके कंट्रोल में थे। आहान जब चाहता था अपनी एनर्जी को नर्चर कर सकता था और कल्टीवेट कर सकता था। पूरी सुबह अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करने के बाद आहान ने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया और क्रैक किया। उसे अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फील हो रहे थे। वो अपने बेड से उठा और दीवार के पास गया। उसने अपना सारा फोर्स यूज करके दीवार पर पंच किया। दीवार लोहे की थी और उसके पंच में कोई आवाज नहीं था, पर फिर भी पंच इतना तेज था कि उसकी उंगलियां उस दीवार पर छप गई। ऐसा नहीं था कि उस पंच से सिर्फ छाप थी, वहां पर एक गहरा डेंट आ गया था। आहान ने उस डेंट को देखा और फिर अपने पंच को देखा। यही पावर था एक मार्शल आर्ट मास्टर का। आहान ने बहुत ट्रेनिंग और कल्टीवेशन के बाद ये पावर हासिल किया। उसने अपनी एनर्जी को कंजर्व किया था और अब वो फाइनली उसे यूज कर रहा था। शाम को क्रूज वाली शिप वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचने वाली थी। जब आहान का कल्टीवेशन पूरा हो गया था तब वो ऐसे ही बेड पर लेटा हुआ था। तब उसके केबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ और आवाज आई, आहान, हम पहुंचने वाले हैं। आहान बेड से उठा और उसने दरवाजा खोला। सामने गीत खड़ी थी। अपने ऑरा के हिसाब से वो बहुत बबली और खुश नजर आ रही थी। हम पहुंचने वाले हैं? आहान ने पूछा। आहान की कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग रात को लेट आवर्स में पहुंचने वाले थे। अब अभी सिर्फ शाम के 5 बजे थे। आहान के एक्सपेक्टेशन से वो 4-5 घंटा पहले ही पहुंच गए थे। हाँ, 5 मिनट में शिप वैली ऑफ कॉमर्स पर हॉल्ट करेगा, गीत ने कहा। ओके, फिर मैं पैक कर लेता हूँ, आहान ने कहा। ओके, जब हो जाए तो बाहर आ जाना, मैं तुम्हारा बाहर ही वेट कर रही हूँ, गीत ने कहा। आहान अपने केबिन में गया। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था। वो सिर्फ अपना फोन और नारायण की डिवाइन स्वॉर्ड लाया था। उसने स्वॉर्ड को काले कपड़े में लपेटा और उसे अपनी पीठ पर बांध लिया था। 2 मिनट में ही वो वापस बाहर आ गया और बोला, सुने? यस, गीत ने कहा और फिर आहान के पीठ पर तलवार बंधी देखी तो वो रुक गई। आहान, क्या ये एक स्वॉर्ड है? गीत ने इशारा करते हुए कहा। हाँ, ये एक स्वॉर्ड है, आहान ने कहा। क्या तुम्हें तलवारबाजी आती है? गीत ने पूछा। मतलब थोड़ी बहुत, आहान ने कहा। मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए बहुत सारे वेपन्स थे। उसमें से आहान को तलवार चलाना सबसे अच्छे से आती थी। नारायण ने उसे तलवारबाजी में बहुत अच्छे से ट्रेन किया था, पर उसने गीत के सामने जानबूझकर थोड़ी बहुत कहा था।
जब से वो शिमला आया था उसे तलवार चलाने का मौका नहीं मिला था और ना ही अब तक उसके पीछे आसपास भी एक तलवार थी अच्छी। अहान की बात सुनकर गीत स्माइल करने लगी। अगर किसी और ने थोड़ा बहुत बोला होता मतलब वो सच कह रहा था, पर क्योंकि अहान ने ये बात बोली थी इसका मतलब ये था कि उसे तलवार चलानी अच्छे से आती थी। गीत जानती थी कि अहान कभी शो ऑफ नहीं करता है। अहान, क्या मैं तुम्हें अपना टीचर मान सकती हूँ? गीत ने अचानक से पूछा। हाँ, तुम अचानक से मुझे अपना टीचर क्यों मानना चाहती हो? अहान ने कहा। उसे गीत की इस बात का मतलब समझ नहीं आया था। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स बहुत अच्छी है, गीत ने कहा। पर तुमने अभी मेरी स्किल्स देखी नहीं तो फिर तुम ये बात कैसे कह सकती हो? अहान ने पूछा। देखी नहीं है तो क्या हुआ, अब देख लूंगी। आई एम श्योर तो फाइट के टाइम स्वॉर्ड जरूर यूज करोगे, गीत ने कहा। फिर जब देख लोगी तब डिसाइड करना कि मेरी स्किल्स कैसी हैं, अहान ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें अपना टीचर अभी मानना चाहती हूँ, गीत ने कहा। अभी? अहान परेशान हो रहा था। उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो गीत को अपना स्टूडेंट बना सके, पर वो नारायण का लास्ट स्टूडेंट था, इसलिए किसी को अपना स्टूडेंट बनाने से पहले अहान को नारायण से पूछना जरूरी था। लक्ष्मी को अपना स्टूडेंट बनाने से पहले भी अहान ऐसे ही परेशान हुआ था, पर उसने लक्ष्मी को अपना स्टूडेंट नहीं बनाया था, पर उसे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए मान गया था। अहान को ऐसे देखकर गीत उदास हो गई। उसने मायूस होते हुए अहान से कहा, क्या बात है अहान, क्या मैं तुम्हारे स्टूडेंट बनने के लायक नहीं हूँ? अहान गीत को इस बात का क्या जवाब देगा? सो गाइस, आगे एपिसोड इतने नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। सॉरी यार, इतने ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। आई डोंट नो कि चीज़ें क्या होंगी सच में, बट मज़ा आ जाएगा देखकर कि आगे स्टोरी इस लेवल पे जाएगी। भाई तबाही मचने वाली है भाई। आगे जो चीज़ें होने वाली हैं भाई, आप कहोगे सच में मज़ा आ गया भाई, दिल को छू जाएगी ये स्टोरी और मज़ा आ जाएगा आगे जो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी सच में। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना ध्यान से, ठीक है। और आगे स्टोरी बहुत जल्द आ रही है तो प्लीज़ कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर आगे की स्टोरी देखनी है। एंड जिसको इससे दिक्कत जा रही है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, कुछ और उपाय ढूंढेंगे इसका। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं अपनी आइस को बचा रहा हूँ वरना चली जाएंगी भाई। बहुत ज़्यादा तेज जो है रोशनी वाइट वाली आती है ना, बहुत हार्ड होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सपोर्ट करना। एंड नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे की एपिसोड जो है बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा चैनल पर, तो प्लीज़ कर देना, ठीक है। एंड गाइस, एक नया सरप्राइज है एंड हमारा एक सॉन्ग जो है आ रहा है, बहुत जल्द रिलीज होगा इसी चैनल पर या फिर किसी और चैनल पर, तो आपको बता देंगे, ठीक है यार। उसे सुनना और बताना कैसा लगा, क्योंकि सॉन्ग कुछ नेक्स्ट लेवल है एंड लव से रिलेटेड है, आपके हार्ट को टच कर जाएगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एंड नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय।